नमस्कार दोस्तों, मिशन सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी से संबंधित मॉक टेस्ट 5 का व्याख्या देखने जा रहे हैं। हम प्रत्येक दिन एक मॉक टेस्ट बीएसएससी के सिलेबस पर आधारित सॉल्यूशन करते हैं। तो जो लोग बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी सीजीएल 4 या फिर बिहार से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए यह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं एएस ललन कुमार। तो चलिए बिना समय को गवाए एक एक करके सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो किया गया था 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है। और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था। क्या था नारा? वेदों की ओर लौटो। किसके द्वारा नारा दिया था? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे जिनका लक्ष्य मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो सर सैयद अहमद खान थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने क्या किया था? 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, ये बात याद रखना है। और क्यों की थी? तो वो जो भारत में मुसलमान थे उसको शिक्षा देने के लिए किया था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत भारत में किस वर्ष मानी गई थी? तो असहयोग आंदोलन का जो औपचारिक शुरुआत मानी जाती है भारत में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मानी जाती है। और इसका शुरू करने का रीज़न क्या था, कारण क्या था? राउलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में कानून लाया गया था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना दलील के, बिना वकील के गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसका विरोध करना था। और इसी के विरोध में एक मीटिंग चल रहा था जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जिसमें नरसंहार हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा, जनरल ओडायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। तो इन सब का विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसको बंद कब किया गया था? तो एक घटना याद रखना है, चौरा चौरी कांड। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्या होता है कि कुछ हिंसक घटना हो गई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेट्स का मसौदा किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे उस टाइम पे मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो किया गया था वो अमेरिका के अंतर्गत एक शहर है सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एक व्यक्ति था लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना नामक व्यक्ति इसके
प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से आपको क्या क्या याद रखना है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, अमेरिका का शहर है। कब किया गया था, 1913 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो सोहन सिंह भाकना बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट 1916 किन दो राजनीतिक संगठनों के बीच हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लैप्स की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से संबंध है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर राज्य हड़प की नीति भी इसको कहा जाता है। राज्य हड़प की नीति भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है। ये किसने लागू किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था, 1848 ईस्वी में लागू किया गया था। कब तक चला था, तो 1856 ईस्वी के तक चला था। ख़त्म किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको ख़त्म किया था। ठीक है। अब राज्य हड़प नीति था क्या, तो इसमें क्या होता था कि किसी भी राजा महाराजा की अगर मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई पुत्र पुत्री अपना नहीं होता था, तो उसकी संपत्ति को क्या करता था, अंग्रेज हड़प लेता था। यानी कि कोई उनको अगर वो राजा किसी को गोद लेकर भी अगर संपत्ति देना चाहे तो वो बाय दिन नहीं मानता था और अंग्रेज हड़प लेता था। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, ये बात बताना कि राज हड़प नीति के अंतर्गत पहला किसको हड़पा गया था, तो सतारा को हड़पा गया था। कब हड़पा गया था, 1848 ईस्वी में। और अंतिम कौन था, अवध था। अवध को भी हड़प लिया गया था 1856 ईस्वी में। अवध के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो बारडोली सत्याग्रह जो था 1928 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बात 1928 की है, उस टाइम पे क्या किया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों पर 22% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया था। तो क्या हुआ, तो इसमें किसानों के बीच असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने आंदोलन शुरू किया गया। तो आंदोलन जो शुरू किया था वो किसके नेतृत्व में किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया था। और इस आंदोलन में पटेल जो है सफल भी हुए थे और सफलता के बाद इनको वहाँ के किसानों ने सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि दी गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ। तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रभावी हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया था या फिर अंगीकृत किया गया था। ठीक है। अब 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया है, ये बात एक फैक्ट वाली है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो 26 जनवरी को इसलिए चुना गया है कि 26 जनवरी 1929 ईस्वी को कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था और उन्होंने बोला था कि हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो हम लोगों का भारत आज़ाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो 26 जनवरी तो छूट गया, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके उस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट याचिका दायर कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत
वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रीट जारी कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के बारे में कुछ बात हम लोग जान लेते हैं। तो इसके तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है, 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और इस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है, याद रखना है। अच्छा, धन विधेयक किसको कहते हैं? तो जिसमें रुपये पैसे से संबंधित कोई विधेयक अगर पारित किया जाता है तो उसको धन विधेयक कहा जाता है। इसको आसान भाषा में इतना ही याद रखना है। ठीक है, अच्छा, धन विधेयक जो है केवल यह जो है लोकसभा में पारित किया जाता है, केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्या याद रखना है इसके संबंध में? ये कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन करता है? तो ये बताता है लोकसभा के अध्यक्ष बताता है। ठीक है, एक बात और याद रखना है कि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जो है सहमति देने के लिए बाध्य है, उनको सहमति देना ही पड़ता है। अच्छा, इस बात का जिक्र क्या है? तो इस बात का जिक्र जो है अनुच्छेद 111 में दिया गया है। चलिए, इतनी बातें हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान में जो है ना पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। अच्छा, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में एक 86वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, कब किया गया? तो ये 2002 ईस्वी में किया गया। और इस संशोधन के द्वारा जो है इस 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधायक। तो जिन जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधायक है वहाँ के विधायक, दिल्ली और पुदुचेरी में होता है, तो इन सब के सभी निर्वाचित सदस्य। क्या क्या याद रखना है इसमें? कौन कौन शामिल हो जाएगा? पहला लोकसभा, ठीक है, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा और चौथा याद रखना दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के। और सभी के सभी जो होना चाहिए निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित। ये प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक संसद में केवल किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो है संसद में राष्ट्रपति की अनुशंसा लेना अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको DPSP भी कहा जाता है, के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है ये न्यायालय में परिवर्तनीय और मौलिक अधिकार हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है ये दंड संहिता का भाग है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है यह न्यायालय में प्रत्यक्ष परिवर्तनीय नहीं है पर शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न जो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं के लिए किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था ये कब किया गया था? तो ये जो है किया तो गया था 1992 ईस्वी में, ये बात पहले याद रखना है। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। लेकिन लागू जो किया गया था, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, इस संविधान संशोधन के तहत क्या गया? संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। संविधान में एक भाग जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? नया भाग तो वो था भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है। और कौन कौन से अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। कुल 16 अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है। और इसी संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और पंचायती राज संस्था जो है वो कितनी संरचना वाली है? तो 3 संरचना वाली है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना है, इसी संविधान संशोधन के तहत जो है एक अनुसूची जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो अनुसूची कौन सा था? तो अनुसूची 11 जोड़कर उसको जो है 29 विषय प्रदान किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय पर्वत प्रणाली किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत जो है वो एक प्रकार का बलित पर्वत का उदाहरण है। अच्छा, ये बलित पर्वत बनता कैसे है? तो ये जो होता है 2 महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टकराने से बनता है। जैसे मान लीजिए 2 प्लेट है, ठीक है, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो बीच में क्या होता है? तलछटी चट्टानें मुड़कर क्या होता है? इसका जो किनारे का चट्टान है ऊपर उठ जाता है। तो बलित पर्वत कैसे बनता है? 2 प्लेटों के टकराने से बनता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ये एक प्रकार का बलित पर्वत है। अच्छा, ये बात बताइए कि इसका निर्माण किन किन प्लेटों के टकराने से हुआ है? तो याद रखना है, एक होता था भारतीय प्लेट, ठीक है, एक भारतीय प्लेट, और इससे टकरा गया कौन सा प्लेट? यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण है। अच्छा, बलित पर्वत का और कौन कौन सा उदाहरण है? तो एक होता है आल्प्स पर्वत, ये भी बलित पर्वत का उदाहरण है। कहाँ है? तो ये यूरोप में है, याद रखना है। और एंडीज पर्वत भी है, एंडीज पर्वत भी जो है यह भी आपका बलित पर्वत का उदाहरण है। ये कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में है, ये याद रखना है। ये सब चीज़ें पूछा जाता है। और एक और याद रखना है आपको, रॉकी पर्वत, यह कहाँ है? यह उत्तरी अमेरिका में। ये सभी क्या है? बलित पर्वत के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी अपना जल किस सागर में गिराती है? तो नर्मदा नदी जो है अपना जल
अरब सागर में गिराती है। अरब सागर में कहाँ? खम्पात की खाड़ी में। अच्छा, इस नदी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में हम लोग कुछ बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले यह नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। अधिकांश नदियां क्या है कि भारत में पूरब की ओर से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी है और एक तापी नदी है जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नर्मदा नदी को जो है मध्य भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य भारत की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नर्मदा नदी को कहा जाता है। अच्छा, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल याद रखना आप लोगों को अमरकंटक नामक जगह से होता है। अमरकंटक नामक जगह से होता है, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इतनी बातें आपको याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में। अगला प्रश्न है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा की दृष्टि से सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में औसत वर्षा की दृष्टि से सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम जो है वो मेघालय। अच्छा, कितना वर्षा होता है? तो यहाँ पे 11,872 मिमी का वर्षा होता है, जो कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। यह नाम जो पहले जो था रिकॉर्ड, वो चेरापूंजी का था, वो भी मेघालय में ही स्थित है। अच्छा, यहाँ पे वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो यहाँ पर वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी या फिर इसको रेगूर भी कहा जाता है, रेगूर विशेष रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो है विशेष रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अच्छा, इस काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये याद रख लेना हम लोग। तो ज्वालामुखीय चट्टानों के अपक्षय से होता है। कैसे होता है? ज्वालामुखीय चट्टानों के अपक्षय से होता है। पहला बात याद रखना है आपको, ठीक है। और यह मिट्टी जो है पानी को अच्छी तरह से सिंचित करती है, और जब सूखती है तो सूखने पे क्या होता है? दरारें पड़ती है। याद रखना, क्या पड़ती है? दरारें, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फट जाती मिलती है, ठीक है। और इस मिट्टी में जो है एक बात और याद रखना है, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अच्छा, प्रति हेक्टेयर में कौन सा राज्य आगे है? तो प्रति हेक्टेयर में याद रखना है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पर है। ये बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों में देश का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण गलियारा नए क्रमांक के अनुसार कौन सा है? यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों में देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी वर्तमान में कौन है? तो NH 44 है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? NH 44। इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो है कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाते हैं, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई जो है इसकी लंबाई है 4100
12 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1935 ईस्वी में किया गया था। और इस राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी बहती है, नदी का नाम क्या है? नदी बहती है, नदी का नाम क्या है? तो इसी राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, अच्छा, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क इसको कहा जाता था पुराने टाइम पे। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस मार्ग क्षेत्र को जोड़ता है और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर यानी कि कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। अच्छा, इस मार्ग में इस दर्रे से होकर कौन सा मार्ग गुजरता है? तो NH1 जो है इस दर्रे से होकर गुजरता है। इसका महत्व के बारे में अगर हम जाने, इस दर्रे के महत्व के बारे में, जो जिला दर्रे के महत्व के बारे में, तो भारतीय सेना की आपूर्ति और सैनिक की आवाजाही के लिए यह मुख्य मार्ग है। ठीक है, कारगिल युद्ध जब 1999 ईस्वी में हुआ था तो उस दौरान इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा रहा। इसी दर्रे से होकर सबसे ज़्यादा सैनिक लद्दाख पहुँचे थे। यह दर्रा भारत को सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल क्षेत्र से भी जोड़ता है। एक बात और याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर स्थापित संस्था नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के गठन की जगह पर कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि GST काउंसिल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो GST काउंसिल या फिर वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अच्छा, वस्तु एवं सेवा कर जो है GST काउंसिल का जो गठन किया गया वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 279A के तहत इसका गठन किया गया है। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। लेकिन इनके ये सदस्य कौन कौन होते हैं इनके? तो सदस्य जो होता है प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री जो भी होते हैं इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, अच्छा, GST दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आकलन और आधिकारिक आंकड़ों का दायित्व किस संस्था का है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अच्छा, पहले यह जो है CSO के अंतर्गत था, CSO के अंतर्गत था। CSO केंद्रीय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता था राष्ट्रीय आय का आंकड़ा। लेकिन बात 2019 की है, बात 2019 की है। 2019 में क्या किया गया? CSO और एक संस्था था NSSO, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया? NSO। तो NSO की स्थापना कब मानी जाएगी? 2019 मानी जाएगी। और 2019 से राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो NSO कहता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग में CRR का पूर्ण रूप क्या है और इसका आशय क्या है? तो बैंकिंग में CRR का पूर्ण रूप जो होता है, तो याद रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो।
ठीक है। इसमें क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इसमें बैंकों को क्या होता है कि आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है, मुख्य बैंक है, के पास नगद आरक्षित जमा का कुछ अनुपात गिरवी रखना पड़ता है, यानी कि जमा रखना पड़ता है। यानी कि बैंक के पास जितना पैसा जमा रहता है ना, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास इनको रखना पड़ता है। इसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। पूर्ण रूप पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है? तो सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार का वार्षिक केंद्रीय बजट सामान्यतः किस तिथि को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत सरकार का वार्षिक केंद्रीय बजट जो है सामान्यतः 1 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एक बात आप लोगों को याद रखना है कि भारत का जो बजट है वार्षिक, इसको पहले जो था 2017 के पहले कुछ चेंजेस किया गया है। तो क्या क्या चेंजेस किया गया है? तो 2017 के पहले जो है ना, बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, 28 फरवरी को। लेकिन 2017 के बाद से 1 फरवरी से बजट पेश किया जाता है। और क्या चेंज किया गया था 2017 में? तो 2017 में ही क्या किया गया था, रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था। रेल बजट को मिला दिया गया था इसके साथ। ये बात भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी मापन के लिए प्रचलित महत्वपूर्ण समिति कौन सी मानी जाती है? तो भारत में गरीबी मापन के लिए जो प्रचलित महत्वपूर्ण समिति है वो कौन सी मानी जाती है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति को माना जाता है। तो तेंदुलकर समिति भी हम इसको, इस समिति ने क्या बताया था, इस समिति ने क्या कहा था कि शहरी क्षेत्र के जो व्यक्ति होंगे उसकी प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी होगी? अगर 1000 से कम है तो वो गरीबी रेखा में आएगा। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने क्या बताया था कि अगर किसी की आय 816 रुपया से कम है तो वो गरीबी रेखा के अंदर आएगा। ये बात कब बताया गया, किसने बनाया था? ये सुरेश तेंदुलकर समिति ने बताया था। अच्छा, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति की स्थापना जो 2009 ईस्वी में किया गया था। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक का अंग्रेजी पूर्ण रूप क्या है और इसका उपयोग क्या दर्शाता है? तो याद रखना है, थोक मूल्य सूचकांक का अंग्रेजी में पूर्ण रूप जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI कहा जाता है। अच्छा, WPI क्या करता है? ये क्या करता है कि थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत में बदलाव को मापता है। या क्या करता है? थोक जो बेचता है, थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत में बदलाव को मापता है कि कितना बदलाव है, थोक स्तर पे जो वस्तु बिक रहा है को मापता है। ये बात याद रखना है, ठीक है। और ये जो है अभी वर्तमान में WPI का आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष जो है इसका याद रखना है 2011 से 12 का ही आधार वर्ष चल रहा है WPI का। अगला प्रश्न है, मणिपुरी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है जो वैष्णव भक्ति परंपरा से संबंधित है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। और यह जो है ना वैष्णव भक्ति की परंपरा से प्रभावित है, यानी कि इसमें वैष्णु की भक्ति को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, सितार किस वर्ग का वाद्य यंत्र है?
तो सितार जो है यह तंतुतार वाद्य यंत्र है। अच्छा, सितार वादक प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है? तो याद रखना है, सितार वादक प्रमुख व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो प्रमुख याद रखना है, पंडित रविशंकर को याद रखना है। ये प्रमुख सितार वादक थे, पंडित रविशंकर, एक बात है। और पंडित रविशंकर को जो है 1999 ईस्वी में इसके लिए भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था 1999 ईस्वी में। दूसरा याद रखना है, उस्ताद विलायत खान, उस्ताद विलायत खान, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है शाहिद परवेज, शाहिद परवेज याद रखना है, ठीक है। और याद रखना है चौथा अगर याद रखना है, चौथा याद रखना पंडित निखिल बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची यानी कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। अच्छा, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो मूल संविधान में जो थी वहाँ पे 14 भाषा था। अब कैसे कैसे इसमें बदलाव हुआ, तो सबसे पहले बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, और इस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। पहला बात याद रखना है। दूसरा बात याद रखना है आपको, उसके बाद किया गया सीधे 71वां संविधान, 21वां के बाद सीधे 71वां संविधान संशोधन, और इसमें क्या किया गया, कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद याद रखना सीधे 71वें के बाद सीधे चले आना है 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 2003 में हुआ था, याद रखना है। और इसके तहत क्या गया, बोडो 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया। और इस तरह से टोटल कितना भाषा अभी वर्तमान में हो गया, 22 भाषा। अच्छा, 71वां संविधान संशोधन कब किया गया था, ये आप लोगों के लिए प्रश्न के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी के यथार्थवादी उपन्यास गोदान के लेखक कौन हैं? तो हिंदी के यथार्थवादी उपन्यास गोदान के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र है। अच्छा, मुंशी प्रेम का अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? तो पहला तो हो गया गोदान, दूसरा याद रखना है गबन, तीसरा याद रखना है रंगभूमि और कर्मभूमि। ये सब जो है ना मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। अच्छा, गोदान में क्या कहानी है, इसका थोड़ा सा मैं बता दूं। तो उसमें ना होरी नामक एक गरीब किसान रहता है, ठीक है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है और अंत में क्या होता है कि गोदान यानी कि गाय की दान करने की इच्छा उनकी अधूरी रह जाती है। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वो गाय का दान करेंगे और उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अंततः वो नहीं कर पाते हैं। इसका विस्तृत अगर पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ा आएगा। हम शॉर्ट में थोड़ा सा जानकारी दे दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वारली लोक चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वारली लोक चित्रकला जो है ये महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र से और कौन कौन सा है? वारली, कोली, लेझिम और
लावनी, ये सभी जो है महाराष्ट्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है प्रतिवर्ष नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो के मंदिर समूह किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो खजुराहो जो है वो भारतीय राज्य के मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। और खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया गया था? तो इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। चंदेल शासक, चंदेल वंश के राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थे, और संस्थापक थे नन्नुक थे, उसके संस्थापक याद रखना है। चंदेल शासक ने कब करवाया था? तो करीब 999 ईस्वी के आसपास करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, ठीक है, तो वो है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। कर्नाटक राज्य में ये हम्पी जो थी ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय जो है वो दुबई में स्थित है। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, ये बात भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उबर कप या फिर उबेर कप किस खेल की महिला टीम प्रतियोगिता का विश्व स्तर का खिताब है? तो उबेर कप या फिर उबर कप जो है यह महिला टीम प्रतियोगिता का विश्व स्तरीय खिताब है। यह जो है ना उबेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। और पुरुष के लिए कौन सा होता है? तो पुरुष के लिए जो होता है वो आयोजित किया जाता है थॉमस कप, और महिला के लिए क्या आयोजित किया जाता है? उबेर कप। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद की जयंती भी है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी से संबंधित थे, हॉकी खेल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक आंदोलन का वर्तमान आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी कि लैटिन वाक्य क्या है? तो ओलंपिक आंदोलन यानी कि ओलंपिक खेल का वर्तमान आधिकारिक आदर्श वाक्य जो है वो है CTS, LTS और FORTS। और CTS, LTS, FORTS का अर्थ जो होता है, इसका होता है तेज, ठीक है, इसका होता है ऊंचा, और इसका अर्थ होता है बलवान। याद रखना इसका अर्थ क्या होता है, तेज, ऊंचा और बलवान। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण मैराथन की मानक दूरी कितनी होती है? तो पूर्ण मैराथन की मानक दूरी जो होती है वो 42.195 किलोमीटर होती है, 42.195 किलोमीटर। और हाफ कितना हो जाएगा? तो इसका आधा हो जाएगा, आधा कर लीजिएगा तो 21.097 के समथिंग आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डेविस कप किस खेल की पुरुष टीम प्रतियोगिता का नाम है? तो डेविस कप जो है किस खेल की पुरुष टीम प्रतियोगिता का नाम है? तो इसका हो जाएगा डेविस कप जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस, ठीक है। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित कुछ कप के बारे में हम लोग याद रख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। और उसके बाद यूरो कप भी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। और कोपा अमेरिका एक याद रखना है, कोपा अमेरिका कप, ये सब अंतर्राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय जैसे संतोष ट्रॉफी, ये सब जो है आपका राष्ट्रीय। अच्छा,
हॉकी से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। तो इससे संबंधित जो कुल कुछ कप है वो कौन कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट से भी है, याद रखना। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप और हॉकी वर्ल्ड कप। और बैडमिंटन से याद रखना है थॉमस कप जो कि पुरुष के लिए होता है, पुरुष कर देते हैं ब्रैकेट में। और उबेर कप जो कि महिला के लिए होता है, ठीक है। और एक याद रखना है सुदीरमन कप, ये भी बहुत फेमस है, पूछा जाता है सुदीरमन कप, ये भी जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किए। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1930 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी पहली बार, तो कनाडा का एक शहर पड़ता है, कनाडा का शहर हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, हैमिल्टन में आयोजित किया गया, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रतियोगिता जो आयोजित किया गया था इसमें से 2 बार नहीं आयोजित किया गया है। वो कौन कौन सा अवधि है, तो 1942 अवधि, ठीक है। और 1946 में इसको रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अच्छा, आगामी जो है 2026 में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो आगामी 2026 में ये विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल के रूप में आधिकारिक रूप से कौन सा खेल घोषित किया गया है, तो भारत के सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से किसी भी खेल की घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांवर झील रामसर आर्द्रभूमि में भी इसको शामिल किया गया है। बिहार के किस ज़िले में स्थित है, तो बिहार के बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भागलपुर शहर विशेष रूप से किस पारंपरिक उद्योग उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो भागलपुर जो है वो तसर रेशम यानी कि सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तसर रेशम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो यह था दोस्तों आज का टॉप 50 जीके के प्रश्न। अगर आप लोग इस सीरीज से जुड़े रहते हैं, हम 25 साइंस का भी प्रश्न लेकर डेली उपस्थित रहेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का मेहनत और मेरा मेहनत आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो धन्यवाद।